जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अगर सुशीला कार्की को नहीं बनाया प्रधानमंत्री तो गोली खाने को तैयार रहे नेपाल का राष्ट्रपति और नेपाल का सेना अध्यक्ष। जी हां दोस्तों, बताएंगे किसने दी नेपाल के राष्ट्रपति और सेना अध्यक्ष को सीधी गोली मारने की धमकी, जिसने पूरे नेपाल में मचा दिया तहलका। दोस्तों बताएंगे आनन फानन में नेपाल में सुशीला कार्की के नाम पर बड़ी मीटिंग बुलाई गई। हालांकि सहमति बनी या नहीं बनी, सबसे पहले आपको बताएंगे। और अगर पेज फंसा तो कहां फंसा, वहीं बताएंगे कैसे नेपाल में अमेरिका ने पलट दिया पूरा चीन के लिए खेला, कैसे 12,000 किलोमीटर से चीन को कर दिया परास्त। दोस्तों तो वहीं नेपाल जैसी हिंसा भारत में होने को लेकर विपक्षियों के बीच यानी कांग्रेसियों के बाद अब अखिलेश यादव ने बड़ी तुलना कर दी है। दोस्तों तो वहीं सबसे बड़ी खबर में बताएंगे पुतिन को झुकाने के लिए भारत के पीछे पड़े डोनाल्ड ट्रंप भारी टैरिफ लगाने के लिए अब G7 देशों पर डाल रहे हैं दबाव। वहीं शांति पुरस्कार के लिए आतुर ट्रंप को कमेटी ने दे दिया बहुत बड़ा और तगड़ा झटका। क्या अब नहीं मिल पाएगा डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार? सारी जानकारियां एक एक करके आपको विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत के संप्रभुता अखंडता के साथ साथ भारत के पावर का दिल से समर्थन करते हैं और मानते हैं, अमेरिका हो या चाइना, भारत किसी के सामने दबने वाला नहीं। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां नेपाल में भारी हिंसा और विरोध प्रदर्शन के बाद अंतरिम सरकार बनाने पर पेच फंसा हुआ है। इस बीच जेनजीज आंदोलन का चेहरा माने जा रहे हामी नेपाल एनजीओ के सुदन गुरंग का एक बड़ा ही वीडियो सामने आ रहा है। वायरल हो चुका है वो वीडियो, जिसमें वो सेना के अफसर को डायरेक्ट फोन करके बड़ी धमकी दे रहे हैं कि अगर सुशीला कार्की के नाम पर सहमति नहीं बनती है तो वो राष्ट्रपति भवन का घेराव करेंगे। इतना ही नहीं, इस वीडियो में सुदन गुरंग चेतावनी देते हुए राष्ट्रपति के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने गोली मारने या खुद गोली खाने तक की बात कह दी। कहा जा रहा है कि हमारी शांति नहीं मानी तो सभी नेताओं को मार दिया जाएगा, सीधा गोली मारा जाएगा। हम सब वैसे भी मर रहे हैं तो मारने को भी तैयार है, मरने को भी तैयार है। जी हाँ, ऐसे में प्रदर्शनकारियों के रौद्र रूप को देखकर दोस्तों नेपाली सेना अध्यक्ष चौंक गए, जिसके बाद माना यह जा रहा है कि आनन फानन में अंतरिम सरकार के गठन के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की का नाम सामने लाया गया है। लेकिन अभी तक बात आगे बढ़ती दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों सरकार के गठन को लेकर राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और कार्की के बीच अभी तक सरकार गठन को लेकर निर्णायक वार्ता शुरू नहीं हुई है, जिससे अनिश्चितता बनी हुई है। शुक्रवार सुबह शीतल निवास में होने वाली चर्चा में संवैधानिक और कानूनी जटिलताओं को सुलझाया जाना था, ताकि कार्की उसी दिन अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले सके। हालांकि बातचीत रुक गई है। नेपाली मीडिया आउटलेट खबर हब ने जेनजीज नेता आंशिक तमांग के हवाले से बताया है कि बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है, हम उनके साथ लगातार चर्चा और संवाद कर रहे हैं। लेकिन उधर दोस्तों जब सुशीला कार्की को लेकर फाइनल मुहर के लिए मीटिंग जारी रही, इस बीच फिर एक बार प्रदर्शनकारियों ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए फिर एक बार प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। हालांकि दोस्तों खबर ये भी आ रही है कि नेपाल में जेनजीज के इन प्रदर्शनकारियों ने 5 स्टार होटल को जो आग लगाया, उसमें भारत के उत्तर प्रदेश की एक महिला की भी मौत की खबर है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां नेपाल में इस तख्ता पलट का माना यह जा रहा है कि अमेरिका ने बड़ा गेम खेला है और चीन को सीधे सीधे तगड़ा झटका दिया है। नेपाल हमेशा से भारत और चीन के बीच संतुलन बनाकर चलता आया है, लेकिन ओली के कार्यक्रम में नेपाल का झुकाव चीन की ओर ज्यादा दिखने लगा था। उन्होंने बीजिंग की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बढ़ावा दिया, यहाँ तक कि चीन की विजय दिवस के परेड में शामिल हुए। यह सब अमेरिका को खटक रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने इस साल नेपाल में मिलेनियम चैलेंज कॉम्पैक्ट यानी MCC को फिर से जिंदा कर दिया था। ये प्रोजेक्ट करीब $500 मिलियन की मदद के साथ ऊर्जा और सड़क ढांचे को मजबूत करने के लिए है। इसे चीन की बेल्ट एंड रोड के सीधे टक्कर का प्रोजेक्ट माना गया। इसीलिए विश्लेषक कहते हैं कि ओली के खिलाफ भड़की नाराजगी और आंदोलन में अमेरिका की गहरी भूमिका हो सकती है। अब हालात ये हैं कि ओली बाहर है और अंतरिम प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी कोई ना कोई संभालने जा रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि 12,000 किलोमीटर से चीन को परास्त कर दिया दोस्तों अमेरिका ने नेपाल में। तो उधर आपको बता दें कैसे भारत के विपक्षी ही भारत की मोदी सरकार को बड़ी चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। दोस्तों कह रहे हैं कि नेपाल जैसा हाल भारत की सड़कों पर भी देखने को मिल सकता है। जी हां दोस्तों, ये किसी और ने नहीं बल्कि अखिलेश यादव के बयान है। दोस्तों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को भारत में नेपाल जैसी स्थिति पैदा होने की बात कही। उन्होंने सरकार और चुनाव आयोग पर वोट चोरी करने का आरोप लगाया और कहा कि जो पड़ोस में जनता करती दिखाई दे रही है, हो सकता है कि वो यहाँ भी करती दिखाई दे। यही नहीं, उनका कहना था कि अयोध्या के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के पीछे भी धांधली थी। अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या के चुनाव में 5
5,000 लोग बाहर से लाए गए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वोट चोरी ना हो। पूरा देश जानता है कि इन्होंने रिवॉल्वर निकालकर वोट डलवाया था। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग को यह बात सुनिश्चित करनी चाहिए कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वोट चोरी कहीं नहीं हो, वोट डकैती कहीं नहीं हो। कुंदर की रामपुर मीरापुर विधानसभा उपचुनाव का जिक्र करते हुए सपा अध्यक्ष ने कहा कि जब ये वोट चोरी से नहीं जीत सकते थे तो रिवॉल्वर निकालकर वोट रोक दिया। जी हाँ, हालांकि दोस्तों विपक्षियों का काम है राजनीति करना, आप राजनीति कीजिए, लेकिन भारत के लिए इस प्रकार से शब्दों का इस्तेमाल करना कि आज नेपाल में यह हिंसा हो रही है, कल भारत की सड़कों पर देखने को मिलेगी, ये कहीं से कहीं तक दोस्तों अच्छे नेता के साइन नहीं है। ऐसे शब्दों का ना ही इस्तेमाल हो तो ज्यादा बेटर है। आपकी क्या राय है दोस्तों अखिलेश यादव के इस बयान को लेकर? बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन सामने लाइक का बटन है, अभी तक लाइक नहीं किया है तो बटन जरूर दबा दीजिएगा। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां व्लादिमीर पुतिन को झुकाने के लिए भारत के पीछे पड़े मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप अब भारी टैरिफ लगाने के लिए G7 देशों पर डाल दिया दबाव। बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत के खिलाफ अपना टैरिफ युद्ध खत्म करने के लिए मूड में दिखाई नहीं दे रहे। अब ट्रंप प्रशासन भारत पर भारी टैरिफ लगाने के लिए G7 समूह के देशों पर दबाव बना रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स ने मामलों की जानकारी रखने वाले लोगों के हवाले से यह जानकारी दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्रंप प्रशासन भारत और चीन पर रूसी तेल खरीदने के लिए भारी टैरिफ लगाने के लिए G7 देशों पर दबाव डालेगा। इसका मकसद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन के साथ शांति वार्ता के लिए मजबूर करना है। ट्रंप प्रशासन ने G7 देशों को भारत और चीन के खिलाफ भारी टैरिफ का सुझाव दिया है, जो 50 से 100% के बीच बताया जा रहा है। G7 के वित्त मंत्री शुक्रवार को एक वीडियो कॉल के जरिए इस प्रस्ताव पर चर्चा करने वाले हैं। G7 समूह में अमेरिका के साथ कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और ब्रिटेन शामिल है। इसके पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसी सप्ताह यूरोपीय संघ से भी भारत, चीन और ब्राजील के खिलाफ इसी तरह का टैरिफ लगाने की मांग की थी। फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में अमेरिकी वित्त विभाग के प्रवक्ता के हवाले से जानकारी दी। चीन और भारत की रूसी तेल खरीद पुतिन की युद्ध मशीनरी को वित्त पोषित कर रही है और यूक्रेनी लोगों की बेवजह हत्या को बढ़ा रही है। इस सप्ताह की शुरुआत में अपने यूरोपीय सहयोगियों को स्पष्ट कर दिया था कि अगर वे अपने यहाँ युद्ध समाप्त करने के लिए गंभीर हैं तो उन्हें हमारे साथ मिलकर सार्थक टैरिफ लगाने होंगे। इसे युद्ध खत्म होने के दिन ही वापस ले लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, उधर नोबेल शांति पुरस्कार के लिए आतुर मिस्टर ट्रंप को कमेटी से बड़ा झटका लगा है। दोस्तों आपको याद होगा मिस्टर ट्रंप कई बार ये कह चुके हैं कि उन्होंने 7 युद्ध को रुकवाए हैं और इसके लिए तो उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलना ही चाहिए। उनके इन बयानों से अनुमान लगाया जाता है कि नोबेल पुरस्कार के लिए वे कितने आतुर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नोबेल कमेटी पर इसका कोई असर नहीं लगता। नॉर्वे की नोबेल कमेटी का कहना है कि हम पर किसी तरह का दबाव नहीं चलता है, हम पूरी स्वायत्तता और स्वतंत्रता के साथ फैसले लेते हैं। जनवरी में अमेरिका की सत्ता फिर से संभालने वाले मिस्टर ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि वो नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार हैं। वो बराक ओबामा का भी जिक्र कर चुके हैं कि उन्हें तो ये सम्मान बहुत जल्दी मिल गया था। उनका कहना है कि वो 6 से 7 जंग रुकवा चुके हैं और वो नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार हैं। यही नहीं, उनका कहना है कि मैं रशिया और यूक्रेन के अलावा इजराइल और हमास के बीच की जंग भी रुकवाने के लिए तत्पर हूँ। हालांकि ना तो अब तक यूक्रेन रशिया का युद्ध रुक पाया, ना ही इजराइल और हमास के बीच का जंग। ट्रंप को लगता है कि ये जंग नहीं बल्कि मैगी है जो 2 मिनट में मेरे कहने पर शांति समझौता हो जाएगा। हालांकि दोस्तों ट्रंप ने पूरे एड़ी चोटी का जोड़ लगा लिया, लेकिन युद्ध में शांति तो छोड़िए और ज्यादा युद्ध भड़क उठा है रशिया यूक्रेन का। आपकी क्या राय है दोस्तों, इस पर बताइएगा जरूर। और आपको क्या लगता है कौन है वो जो रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता करवा सकता है? देखते हैं क्या कहती है भारत की प्रिय जनता। इतना ही नहीं दोस्तों, माना यह भी जा रहा है कि मोदी और जिनपिंग की दोस्ती खटक रही है ट्रंप को। अब क्वाड को मजबूत करने के लिए वो भारत आएंगे। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ वॉर के कारण भारत के साथ खराब हुए रिश्तों को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। दोनों ही देशों के नेतृत्व ने इसकी पहल की है। इस सब के बीच भारत के लिए नॉमिनेट किए गए नए राजदूत सर्जियो गौर ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप जल्द ही भारत का दौरा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि क्वाड देशों की बैठक में शामिल होने के लिए ट्रंप भारत आएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि फिलहाल भारत के लिए तारीख तय नहीं हुई है। गौर ने कहा कि क्वाड बैठक को लेकर बातचीत हो चुकी है। बिना सटीक तारीख बताए मैं कह सकता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप क्वाड की निरंतरता और उसके सशक्तिकरण के लिए पूरे तरीके से प्रतिबद्ध हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, अमेरिकी टैरिफ के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अमेरिका का बिना नाम लिए टैरिफ को लेकर उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि दुनिया में लोगों को डर लगता है कि ये बड़ा हो जाएगा तो मेरा क्या होगा। मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में कहा कि भारत बड़ा होगा तो हमारा स्थान कहां होगा, इसीलिए लागू करो टैरिफ। हमने तो कुछ किया नहीं जिस
जिसने किया था उसको पुचकार रहे हैं, क्योंकि ये साथ रहेगा तो भारत पर थोड़ा दबाव बना सकते हैं। यह क्यों है? 7 समंदर पार आप लोग हैं, हम यहाँ पर हैं, कोई संबंध तो है नहीं, लेकिन डर लगता है मैं मेरा चक्कर के में ये सारी बातें हो रही हैं। जब समझ में आता है कि मैं मेरा ये हम हमारा, ये सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। दुनिया को आज हल चाहिए। उन्होंने अपनी अधूरी दृष्टि के आधार पर हल निकालने का बहुत प्रयास किया, लेकिन नहीं मिला, क्योंकि मिलना संभव नहीं है। जी हाँ, भागवत ने कहा कि भारत महान है और भारतीयों को भी महान बनने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत बड़ा है तथा वो और बड़ा होना चाहता है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि अगर मनुष्य अपना रवैया में मैं से हम में बदल ले तो सारे मुद्दे सुलझ जाएंगे। दुनिया समाधान तलाश रही है। भागवत ने कहा कि मनुष्य और राष्ट्र जब तक अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं समझेंगे तब तक वे समस्याओं का सामना करते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, भागवत जी के इस बात का अगर आप भी समर्थन करते हैं और मानते हैं कि बिल्कुल सही और सटीक बात कही है इन्होंने, तो कमेंट में ही सेड राइट जरूर कहिएगा और सामने लाइक का बटन लाइक भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां दोस्तों यूरोप में एक बार फिर तनाव का माहौल है। रूस ने जगा दिया सोया हुआ दानव। अब पोलैंड ने बॉर्डर पर 40,000 जवानों को भेज दिया। जी हां, पोलैंड ने रशिया और बेलारूस की साझा सैन्य कवायद जापाल 2025 से पहले अपने 40,000 सैनिकों को पूर्वी बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने चेतावनी दी है कि पश्चिमी दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार खुले संघर्ष के सबसे करीब है। बीते हफ्ते रूसी ड्रोन के 19 बार पोलिश हवाई क्षेत्र में घुसपैठ करने के बाद यह कदम उठाया गया है। टस्क ने इस घटना को अब तक का सबसे खतरनाक उकसावे की कार्रवाई बताया। पोलैंड ने नाटो की आर्टिकल 4 प्रक्रिया की शुरुआत कर दी, जिसके तहत सदस्य देश मिलकर सुरक्षा पर चर्चा करते हैं। साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी पोलैंड की मांग पर आपात बैठक बुलाने का ऐलान कर दिया है। इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।